नमस्कार छात्रों, आज मैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल काव्य शास्त्रीय तत्व, काव्य गुण और काव्य दोष की चर्चा करूंगी। किसी भी पद को काव्य बनने में कौन से दोष बाधक होते हैं या कौन से गुण उसे उत्कृष्ट प्रदान करते हैं, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हमारी चर्चा का बिंदु है काव्य गुण। छात्रों, काव्य के जो गुण होते हैं, ये काव्य के शोभाकारी या आकर्षक धर्म माने जाते हैं। रस के उत्कर्ष का ये कारण होते हैं। हम जहाँ तक गुणों के प्रकार की बात करें तो आचार्य दंडी ने गुणों को रीति का आधारभूत तत्व माना है। दंडी ने 10 काव्य गुणों का उल्लेख किया है, जिनके नाम हैं श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि। आचार्य वामन ने 2 प्रकार के गुण माने हैं, शब्द गुण और अर्थ गुण। शब्द गुणों का क्षेत्र केवल वर्ण योजना तक होता है, जबकि अर्थ गुण का मूल आधार अर्थ का सौंदर्य होता है। और अर्थ के सौंदर्य में रस, अलंकार, ध्वनि आदि अनेक काव्य तत्वों का समावेश हो जाता है। इसी प्रकार आचार्य कुंतक ने 6 धर्म गुण माने हैं, तो आनंदवर्धन ने 3 गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने 3 गुणों को प्रधानता दी है। वो कहते हैं कि रस के स्वाद के समय सामाजिक, अर्थात जो रसिक है, जो पाठक है, जो श्रोता है, जो दर्शक है, उसकी 3 अवस्थाएं उत्पन्न होती है। पहला है द्रुति अर्थात पिघलना, दूसरा है दीप्ति अर्थात चमकना या जोश में आना, तीसरा है व्यापकत्व अथवा अर्थ के फैलाव के आधार पर। इस आधार पर मम्मट ने 3 गुण प्रमुख माने हैं, वो है माधुर्य, ओज और प्रसाद। पहला गुण है प्रसाद गुण। इस गुण में कविता को सुनते या पढ़ते समय उसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, तो वहाँ उसकी प्रसाद गुण होता है। और इसका संबंध हृदय की निर्मलता और व्यापकता से माना जा सकता है। ये भी हम कह सकते हैं, जैसे सूखे कपड़े पर पानी डालने पर जिस प्रकार वो पानी उस कपड़े में फैल जाता है, इसी प्रकार सूखी लकड़ी को चिंगारी दिखाने पर जैसे अग्नि उसमें समस्त व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार जिस कविता या काव्य को पढ़कर आपका चित्त उसके अर्थ को भली भांति समझ जाए, आपके हृदय में वो अर्थ व्यापक रूप से फैल जाए, तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए कोई भी सरल काव्य प्रसाद गुण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे निराला जी की भिक्षुक कविता का उदाहरण है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो इस तरह से एक साधारण और सीधे अर्थ वाली जो कविताएं हैं, उसमें प्रसाद गुण अनिवार्यतः होता है। और ये भी कह सकते हैं, जो 3 गुण प्रमुख माने मम्मट ने, माधुर्य, ओज और प्रसाद, तो जो प्रसाद गुण है वो 3 ही गुणों में समावेश होता है, अर्थात 3 ही गुणों में इसकी व्यापकता होती है। दूसरा गुण है माधुर्य। चित्त के द्रवित होने की वृत्ति माधुर्य गुण कहलाती है। इसमें हृदय आनंद से द्रवीभूत हो जाता है। माधुर्य गुण युक्त जो काव्य होता है, उसमें मूर्धन्य ध्वनियों का अभाव होता है, अर्थात ट, ढ, 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 र आदि ध्वनियों का अभाव पाया जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों का अधिक प्रयोग होता है और कोमल मधुर रचनावली इसकी प्रधानता होती है। और सामासिक जो पद हैं, उनका अभाव पाया जाता है। उदाहरण की बात करें तो रामचरितमानस का जो जनक वाटिका का उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध, जिसमें सीता और राम का मिलन जनक वाटिका में होता है, उसका एक उदाहरण है, कंकन किंकिन नुपुन धुनि सुनी, कहत लखन का असन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कर लीनी। तीसरा प्रमुख गुण है ओज, जो हृदय की दीप्ति वृत्ति के कारण होता है, अर्थात जिसको पढ़कर, कविता को पढ़ के हृदय में जोश और उत्साह आ जाता है, और जहाँ श्रोताओं के रस में उत्साह, वीरता, आवेश आदि की जागृत करने की क्षमता जो काव्य रखता है, उस काव्य में ओज गुण होता है। इसकी पद रचनाओं की विशेषताएं कुछ इस प्रकार होती हैं कि इसमें द्वित्व, संयुक्त और कठोर मूर्ध वर्णों का प्रधानता होती है। लंबे समासों का इसमें प्रयोग होता है। कठोर ध्वनि इसमें होती है, जैसे नगाड़ा आदि की आवाज। उदाहरण है इसका,
भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, द्रोण सायक कसमसे, कोदंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत ग्रसे, मंदोदरी उर कंप कपत कमट, भूधर ही त्रसे, चिक्रही दिग्गज दसन गही मही, देखी कौतुक सुरसे। इस तरह से हमारे काव्य के प्रमुख 3 गुण होते हैं। ये तो हमने बात की गुणों की। अब बात करेंगे हम काव्य के दोषों की। आचार्य मम्मट ने अपनी काव्य परिभाषा में उन्होंने कहा है कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुण वलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य का शब्दार्थ वो होता है जो दोषहीन हो, गुणयुक्त हो और कभी कभी अलंकार से रहित हो। अर्थात वो कहते हैं मम्मट कि काव्य में दोषहीनता ही काव्य का एक लक्षण होती है। अतः काव्य के स्वाद में अगर कोई बाधक तत्व होते हैं तो वो काव्य दोष कहलाते हैं। ये दोष काव्य के मुख्य अर्थ की प्रतीति में बाधा पहुंचाते हैं। दोष शब्द, अर्थ, रस, इन तीनों के सौंदर्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। काव्य दोष से काव्य के सौंदर्य और उसकी माधुर्य नष्ट हो जाती है और काव्य आनंद में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए दोषहीन काव्य को उत्तम काव्य माना जाता है। काव्य दोषों के भेदों की बात करें तो ये भेद 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। इन दोषों पर आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने पर्याप्त विचार किए हैं और उन्होंने कुछ प्रमुख काव्य दोषों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से दिया है। पहला है श्रुति कटुत्व दोष। जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे तथा कठोर प्रतीत हो, जिनके कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आ जाता है। उदाहरण है भरतनाथ से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। यहाँ बसना में श्रुति कटुत्व दोष है। दूसरा दोष है च्युत संस्कृति दोष। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। उदाहरण इस निराशता को छोड़ो आशा से लो काम। यहाँ निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तीसरा दोष है अश्लीलत्व दोष। जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे मीठी आंख पिए की निरखी वायु दीन तत्काल। यहाँ वायु का तात्पर्य अपान वायु अर्थात पाद से है, अतः यहाँ पे अश्लीलत्व दोष है। चौथा दोष है ग्रामत्व दोष। साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों के प्रयोग से ग्रामत्व दोष आ जाता है। जैसे उदाहरण मुंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। यहाँ सिर के लिए मुंड शब्द का प्रयोग हुआ है जो ग्रामत्व दोष से युक्त है। अप्रतित्व दोष। लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतित्व दोष होता है। इसका बड़ा लोकप्रिय उदाहरण है विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत। यहाँ विष शब्द का प्रयोग जल के लिए हुआ है जो सामान्यतः लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता। अर्थात विष शब्द जल का भी पर्यायवाची है, लेकिन हम देखते हैं सामान्य रूप से हम इस पर्यायवाची से कहना चाहिए अनजान है, अतः यहाँ अप्रतित्व दोष है। छठा दोष है क्लिष्ट दोष। दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता है क्लिष्ट दोष के युक्त मानी जाती है। जिसका उदाहरण है नखत वेद गृह जोरी अर्ध करी को बरजे हम खात। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के वियोग में यदि हम नक्षत्र जो कि 27 होते हैं, वेद जो कि 4 होते हैं, ग्रह यानी 9 जोड़कर अर्थात 40 का आधा अर्थात 20 यानी विष खा लें तो हमें कौन रोकेगा। इस तरह गुणा भाग करने के बाद इसका अर्थ विष यानी जहर निकलता है, तो यहाँ क्लिष्ट दोष है। 7वां दोष है न्यून पदत्व दोष। जहाँ अभिष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। पानी पावक पवन और प्रभु साधु और असाधु के साथ समान व्यवहार करते हैं। कवि ये कहना चाहता है किंतु समान जो शब्द है उसका प्रयोग यहाँ छोड़ दिया है जिससे कि अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। 8वां दोष है अधिक पदत्व दोष। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य में सौंदर्य बढ़ जाता है।
उदाहरण है लपटी पुहुप पराग पद सनी स्वेद मकरंद। पराग तो पुष्प का ही होता है, अतः यहाँ पुहुप शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, इसलिए अधिक पदत्व दोष है। नवा दोष है अक्रमत्व दोष। जहाँ कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, यहाँ मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए। वे प्रभु इस संसार में निरंतर मानवी लीला कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पर अक्रमत्व दोष है। 10वां दोष है दुष्क्रमत्व दोष। जहाँ शास्त्र या लोक के विरुद्ध क्रम होता है, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है। जैसे उदाहरण नप मोह कह है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, यानी याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए और फिर हाथी ना मिलने पर घोड़े की याचना करनी चाहिए, किंतु यहाँ तो पहले घोड़े की याचना हो रही है, उसके बाद कह रहे हैं अगर घोड़ा नहीं दो तो हाथी दे दो। तो अतः यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष है। 11वां दोष है हमारा पुनरुक्ति दोष। जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया जाए, वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, यहाँ जगत के बाद जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप से आया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष है। 12वां हमारा दोष है रस दोष। जहाँ भाव व्यंग के रूप में ना होकर स्वयं ही अपना वर्णन करने लगे, वहाँ स्व शब्द वाच्य रस दोष होता है। जैसे विस्मृति या अवसाद घेर ले नीरव ते बस चुप कर दे, या नीरवता की स्थिति में चुप कर दे कहने से स्व शब्द वाच्य रस दोष आ गया है। इसी प्रकार वर्ण की प्रतिकूलता के कारण कहीं कहीं इस प्रकार के रस का दोष आ जाता है। जैसे श्रृंगार रस में कठोर वर्णों का प्रयोग या वीर रस में कोमल वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण मुकुट की उटक लटक विवि कुंड को बोह की मटक नेक आखिन दिखाऊ रे। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ श्रृंगार रस में टे जैसे कठोर वर्ण का बारंबार प्रयोग होने से यहाँ पर रस दोष आया है। तो छात्रों, इस प्रकार हमने 12 प्रकार के दोषों की बात की, 3 प्रकार के काव्य गुणों की आज हमने चर्चा की। तो आप इन्हें ध्यान से सुने, इस वीडियो को से मनन करें, अपने नोट्स बना लें, क्योंकि ये परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी।